हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका रिज़ल्ट आ चुका है। होप कि आप सबके बढ़िया नंबर आएंगे। और रिज़ल्ट गंदा भी आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि याद रखना हर सेटबैक एक सेटअप है एक ग्रेट कमबैक के लिए। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब हम ध्यान देते हैं आगे के सब्जेक्ट्स पर, ताकि आप अपने आगे के CGP अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना है। आगे अभी आपके पास बहुत टाइम है अपनी CGP मेंटेन करने का। तो आगे के सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के अच्छे से उनके एग्ज़ाम दो, ताकि आपके और अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूनिट 3 ऑफ डा। तो इस यूनिट में मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं। आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को देखकर PYQs और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैंने उन्हीं को फोकस किया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 3 से। यूनिट 3 का पहला टॉपिक है स्ट्रैटेशियंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो कैसे होती है। तो जैसे यहाँ पे देखो, दो मैट्रिक्स हैं A और B। तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैथ वाली, ये इस वाले की इससे इंटू होती थी और इसकी इससे, और फिर इन दोनों को प्लस कर देते थे। जैसे देखो A11 इंटू B11 और फिर प्लस A12 इंटू V21। ऐसी आगे इसकी इंटू होती थी, इसकी इंटू होती है इसके संग और साथ, और फिर इसकी होती है इसके साथ, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐसी इसकी पहले इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। ठीक है, तो ये तो थी आपकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो आपकी होती है। ठीक है, तो इस वाली मल्टीप्लिकेशन में जैसे यहाँ लिखा है, सो A and B आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n, मतलब कि दोनों का n इंटू n 2,2, जैसे इसका 2,2 है। ठीक है, तो इस ऑर्डर की ये A मैट्रिक्स है। सो द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ O A and B इज रिप्रेजेंटेड बाई C। तो मतलब कि ये जो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को C से। जैसे यहाँ पे लिखा है कि टू कंप्यूट C, मतलब C हमारा ये है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद ऑब्टेन हुआ है। तो कंप्यूट C हमें कितने मल्टीप्लिकेशंस लगे, n मल्टीप्लिकेशंस लगे, क्योंकि C में n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। n स्क्वायर एलिमेंट्स कैसे, ये देखो n इंटू n की मैट्रिक्स है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए n स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, और n मल्टीप्लिकेशन लग रही है, देखो एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ, दो मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो एक वो फाइंड करने के लिए हमें n मल्टीप्लिकेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो फॉर 2n इंटू n मैट्रिक्स द स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है वो ON³ लेती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इस वाले एल्गोरिथम से क्या हेल्प हुई हमारी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 से रिड्यूस होके 2.81 हो गई। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम से हमें इतना फ़ायदा हुआ। अब देखो कैसे, इन कन्वेंशनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें 8 मल्टीप्लिकेशंस लग रहे हैं और 4 एडिशन लग रहे हैं। कैसे, ये देखो, 1 मल्टीप्लिकेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 एडिशन है ना। तो नॉर्मली इतने लग रहे हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है n⁻⁴। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं एडिशन से, मतलब मल्टीप्लिकेशंस जो होते हैं वो एडिशन से एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा महंगे होते हैं। पर इस बारे एल्गोरिथम ने क्या किया, हमें 7 मल्टीप्लिकेशंस और 18 एडिशन में ही काम कर दिया। ठीक है, तो क्या किया इसने, एक मल्टीप्लिकेशन रिड्यूस कर दिया पहले से और एडिशन बढ़ा दी, क्योंकि एडिशन कम कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो गई, 3 से 2.81 हो गई। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा 7 मल्टीप्लिकेशन और 18 एडिशन में ही मल्टीप्लाई कर देता है, वाइल ये करता था हमारा 8 मल्टीप्लिकेशन और 4 एडिशन।
ठीक है। अब इसका कुछ तरीका होता है, जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें हम निकालते हैं कुछ वेरिएबल्स P, Q, R, S। P कैसे निकलता है, मतलब इसको A11 + A22 इंटू B11 + B22 है ना, तो इनको इंटू करके ऐसी इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसमें P निकालते हैं फॉर्मूले से, Q निकालते हैं इस तरीके से, फिर R, फिर S, फिर TUV ऐसे करके निकालते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी 7 मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, और फिर एडिशन हो गए बाकी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी डेरिवेशन पे। इसका द रिजल्टिंग रेकरेंस रिलेशन फॉर, इसके लिए हम रेकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं। अब देखो, अगर n लेस देन 2 है तो वो साइज़ बहुत कम हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। एल्स अगर n ग्रेटर देन 2 है तो उसके लिए हमारा Tn इक्वल होता है 7Tn/2 + Cn², ठीक है। इसके डेरिवेशन समझते हैं कि कैसे हमें वो वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्टेन हुई, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अब Tn है, ठीक है, तो 7Tn/2 + Cn²। अब इसको डिवाइड कर दिया हमने n/2, मतलब n की जगह n/2 पुट कर दिया। अब n की जगह जब n/2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/4, क्योंकि n/2 पुट करा n की जगह और 2 पहले से था, तो ये हो गया n/4, ठीक है। और ऐसे ही अगले वाले में n/2, फिर हमने निकाला n/4, तो ये कितना हो गया n/8, और फिर दूसरे वाले में n/4 का होल स्क्वायर। ये समझ आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है। देखो, हमने n की जगह n/4 पुट किया तो यहाँ आ गया n/4, और 2 पहले से ही था तो n/8 हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पे n की जगह n/4 पुट कर रहे हैं तो n/4 का होल स्क्वायर। फिर देखो, फिर हमने ऊपर वाले फंक्शन में, इस वाले में Tn/2 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी, मतलब ऊपर वाले फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो अब आ गया 770 ऐसे, ये मतलब पुट करके यहाँ आ गया। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है, तो यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और फिर इसे फर्दर नॉर्मली सॉल्व कर लिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते गए तो हमें ये मिलता है, ठीक है। और तो फिर हमने क्या किया, n को ले लिया = 2k। अब n = 2k हो जाएगा, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2n = k, ठीक। तो फिर ये इसमें वैल्यू पुट कर दी k की जगह, और k की जगह वैल्यू पुट करके इसको नॉर्मली सॉल्व करके हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है n/2.81, ठीक है। तो ये इसकी डेरिवेशन थी। ये आप नोट्स में और अच्छे से एक बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मतलब इक्वेशंस में इतना ही था कि ये मल्टीप्लिकेशन को कम कर देता है, एडिशन को बढ़ा देता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है एडिशन से। तो एक मल्टीप्लिकेशन भी कम करने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, मतलब जल्दी वो काम कर पा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर पा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम प्रिज्म एल्गोरिथम। तो प्रिज्म एल्गोरिथम एक टाइप का ग्रीडी ही एल्गोरिथम है। अब ग्रीडी एल्गोरिथम से आप क्या समझते हो कि ऐसा एल्गोरिथम मतलब जो मैक्सिमम प्रॉफिट देखे एट अ टाइम, ठीक है। इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। अभी देखो प्रिज्म समझते हैं। तो इज ए टाइप ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम डेट इज़ यूज टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ ग्राफ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ है, ठीक है, जैसे ये एक ग्राफ है, तो हम इसमें कितनी मिनिमम एज ऐड करें जो सारे वर्टेक्स कवर हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखो, चारों वर्टेक्स कवर हो गए और मिनिमम एज यूज़ हुई है ना, तो ये होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
टू मतलब कि सारे वर्टेक्स को कवर करना यूजिंग मिनिमम एजेस और जिनका वेट मिनिमम हो। जैसे यहाँ लिखा है प्रिज्म एल्गोरिथम फाइंड द सबसेट ऑफ एजेस दैट इंक्लूड्स एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, सारी वर्टेक्स इंक्लूड होनी चाहिए। सच दैट सम ऑफ वेट ऑफ एजेस कैन बी मिनिमाइज्ड, मतलब कि उन एज का जो सम है वो सबसे कम हो। ठीक है, मतलब ऐसे वर्टेक्सेस, ऐसे एजेस से सारे वर्टेक्सेस ज्वाइन कर देना जिन एजों का वेट सबसे कम आए और कोई भी वर्टेक्स मिस ना हो। ठीक है, और साइकिल भी ना बने। अब प्रिज्म एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद अ सिंगल नोड, मतलब एक नोड से स्टार्ट होती है और फिर सारे एडजेसेंट नोड्स को कनेक्ट कर देती है इन एवरी स्टेप, और ऐसे करती है कि मिनिमम वेट ऑब्टेन हो और साइकिल ना क्रिएट हो। हम देखते हैं इसको कैसे। इसमें तो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम आपको बाद में समझ आएगी अच्छे से, अभी इतनी नहीं आएगी, क्वेश्चन समझोगे जब। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। देखो कि हमें पहले एक वर्टेक्स चूज़ करनी है, स्टार्टिंग वर्टेक्स, और फिर 3 to 5 स्टेप्स को रिपीट करते रहना है। और 3 to 5 स्टेप में क्या है, फाइंड एज कनेक्टिंग एनी थ्री वर्टेक्स। ठीक है, तो उससे जो वर्टेक्सेस कनेक्ट हो रही हैं हम उनको देखेंगे, फिर उनमें से जो मिनिमम वर्टेक्स का मतलब एज का वेट है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर देंगे अगर वो साइकिल क्रिएट नहीं कर रही है। तो एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारे पास, इसका हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, मतलब प्रिज्म एल्गोरिथम से, मतलब कि ऐसा पाथ कि सारे वर्टेक्स कवर हो रहे हों और जाने का पाथ का वेट सबसे मिनिमम हो। अब देखो हमने बी से स्टार्ट करा फॉर एग्जांपल। अब देखो बी से हमें फर्दर मूव करना है, तो इधर है 4, इधर है 10, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है 4, तो हमने 4 से डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो डी किस किस से ज्वाइन हो रहा है, डी सी से हो रहा है 2, डी ई से हो रहा है। ठीक है, बी किससे तो वापस तो करना नहीं क्योंकि हो गया, ये तो इतना तो बन गया। अब देखो 2 और 1 में से मिनिमम कौन सा है 1, तो हमने डी और ई ज्वाइन कर दिया। ठीक, अब हमें ज्वाइन करना है सी, तो सी में देखो ये सी किस किस से ज्वाइन हो रहा है, बी से और डी से और ई से। ठीक है, ऐसे भी देखेंगे हम साइकिल ना क्रिएट हो। अभी ये वाली एस तो बनी नहीं है, तो हम इन तीनों में से किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं सी को। तो मिनिमम क्या है 2, तो हमने क्या किया 2 से सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 4 वर्टेक्स हो गई कवर। अब बच रही है हमारी एक, तो ए का देखो ए तो एक ही से अटैच है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ऐसे बना देंगे। तो अब देखो किसी भी वर्टेक्स पे जाने का पाथ सबसे मिनिमम है और मतलब उसका एज का वेट सबसे मिनिमम है और सारी वर्टेक्स कवर हो रही हैं, है ना, और ना कोई साइकिल फॉर्म हो रही है। यही होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसको कैलकुलेट करके लिख देते हैं हम सारा कि सबका वेट क्या होता है। एंड में ऐसे लिख देते हैं कि 4 + 1 + 2 3, तो ये है आपका मिनिमम वेट। ठीक है, तो इसमें यही करना था, इतना सही था ये, मतलब कि वही है कि सारे वर्टेक्स कवर हों और जो एज का वेट है जो उन्हें कनेक्ट कर रही है वो मिनिमम हो, इतना सा करना है इसमें। ठीक, अब देखो ये इसका एल्गोरिथम था, ये एल्गोरिथम तो आपने ऊपर भी समझ लिया है। अब देखो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लीनियर सर्च करनी हो अगर, है ना, एडजेंसी मैट्रिक्स से लीनियर सर्च में OV², वी मतलब वर्टेक्स। ठीक है, और जैसे एडजेंसी लिस्ट या बाइनरी शेप है तो OE log B। ठीक, अब क्या है एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस, पहले एडवांटेज तो वही है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने में काम आता है इन अ वेटेड ग्राफ। ठीक है, और आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक कोई भी एक ही वर्टेक्स से चूज़ करनी होगी। यू कैन स्टार्ट प्रिज्म एल्गोरिथम फ्रॉम एनी वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वर्टेक्स है जिससे आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब डिसएडवांटेजेस क्या है, मेमोरी यूसेज ज़्यादा हो जाती है और पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, मतलब साथ साथ में प्रोसेसिंग हो रही है, और हीप ऑपरेशन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं इसमें। ठीक, अब देखते हैं हम, ये 2022-23 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था ये, एक्सप्लेन ग्रीडी एल्गोरिथम। तो देखो 1 बाय 1 चलते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है, देखो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मतलब ग्रीडी मतलब लालची। तो अगर जैसे कोई बच्चा है, उसके सामने टॉफ़ियाँ रखी हैं बहुत सारी, तो उसका वो है कि उसे सबसे ज़्यादा टॉफ़ी क्वांटिटी, मतलब उसे सबसे अच्छी अच्छी टॉफ़ी उठानी है ज़्यादा, तो वो कम टाइम में, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो फोकस करेगा कि सबसे बड़ी वाली टॉफ़ी उठा लूँ और जो सबसे टेस्टी हो, है ना। तो वो ऐसी चीज़ चूज़ करता है जो उस मोमेंट पे उसके लिए बेस्ट हो, है ना। जैसे कि अगर घर में चोर आ रहे, चोर चोरी भी कर रहा है, तो वो सबसे पहले ऐसा सामान उठाएगा जो सबसे कीमती हो, है ना। तो यही होती है ग्रीडी अप्रोच। तो ग्रीडी मेथड सजेस्ट्स दैट वन कैन डिवाइस एन एल्गोरिथम दैट वर्क्स इन स्टेजेस कंसिडरिंग वन आउटपुट एट अ टाइम। देखो, एट ईच स्टेज अ डिसीजन इज मेड रिगार्डिंग अ पार्टिकुलर इनपुट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन नोट, मतलब कि उस केस के लिए ऑप्टिमल है कि नहीं। अब देखो, जैसे ये है कि ग्रीडी इज़ अ मेथड ऑफ मेकिंग डिसीजन वेदर यू ऑलवेज पिक द चॉइस दैट सीम्स टू बी बेस्ट एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे वो चॉइस बेस्ट है कि नहीं। जैसे बच्चे ने सबसे पहले बड़ी चॉकलेट उठाई, है ना, तो मतलब उस टाइम पे उसके लिए जो बेस्ट है, उसे पता है उसके पास कम टाइम है, तो उसने सबसे बड़ी चॉकलेट्स उठाई, चोर ने सबसे बड़ी चीज़ें चुराई, है ना। तो उस टाइम के लिए उसके पास जो बेस्ट है वो चूज़ करता है। अब एक ग्रीडी अप्रोच 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक फीजिबल और एक ऑप्टिमल। तो फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जैसे टाइम में, तो उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो फीजिबल सॉल्यूशन हो गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मिनिमम कॉस्ट लगे, उसका मिनिमम एक्सपेंस हो, है ना। तो फीजिबल का तो यही हो गया कि जैसे उसे कुछ टाइम गिवन था, तो उसने उस टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर ही अपना काम किया, उसके टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर ही टॉफ़ियाँ उठाई, ठीक है, तो वो फीजिबल हो गया। और ऑप्टिमल कि उसने मैक्सिमम टॉफ़ियाँ उठा ली, मतलब मैक्सिमम वो अमाउंट उठा लिया, बड़ी टॉफ़ी उठा ली तो ज़्यादा वेट हो गया, ठीक है, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है ग्रीडी में, ठीक। अब इसमें क्या है आगे कि एक राइट इज सुडोकोड टू प्रूव दैट फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम हैज़ ए ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी। तो देखो, फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है, एक नैपसैक एक बैग की तरह है, ठीक है। मतलब कि जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि चोर चोरी करने आ रहा है, ठीक है, तो अगर वो चोरी करने आ रहा है, उसके पास एक बैग है, तो वो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ चुराएगा, जिसमें ज़्यादा सोने वाली चीज़ें चुराएगा, तो वो सबसे जिसमें उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो वो अपने बैग में डालेगा पहले, ठीक है। तो ये है ग्रीडी चॉइस इज़ बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग द आइटम और अ पार्ट ऑफ आइटम विद द हाईएस्ट वैल्यू टू वेट रेशियो, ठीक है, मीनिंग दैट यू प्रायोरिटाइज टेकिंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम रिलेटिव टू देयर वेट, है ना। तो और इसमें इसको फ्रैक्शनल नैप से क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम अब ये लिख रहे हैं ना, और अ पार्ट ऑफ आइटम, मतलब हम जब कुछ हमारे पास बचेगा नहीं, मतलब अगर पूरी क्वांटिटी नहीं है तो हम उसको फ्रैक्शनल में डिवाइड करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ क्वांटिटी तो ऐसी होती हैं कि हम जैसे एक मतलब जैसे कोई पानी वगैरह है तो 1 लीटर डाल सकते हैं, 2 लीटर, जैसे हमारे पास कैपेसिटी है 4.5 की, तो 4 लीटर हमने पूरे डाल दिए, और आधा लीटर है तो हम आधा भी डाल सकते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो ब्रेक नहीं हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई सोफ़ा वगैरह,
तो एक सोफ़ा ही तो रखोगे रूम में, अगर 4 सोफ़े की कैपेसिटी है तो आप 4 ही रखोगे, आधा सोफ़ा काट के थोड़ी रख दोगे, 4.5 है। तो वही डिफरेंस होता है फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल में। तो ये जो ग्रीडी चॉइस होती है वो फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए यूज़ होती है। अब इसके एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो फाइंड करते हैं हम वैल्यू टू वेट रेशियो, ठीक है। फिर उनको हम शॉर्ट कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, स्टार्ट टेकिंग द आइटम द शॉर्टेड ऑर्डर। इफ़ द आइटम फिट्स इन द नैपसैक, टेक इट कम्प्लीटली। इफ ओनली इट्स पार्ट कैन फिट, टेक एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, है ना। मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और फिर आगे से स्टार्ट किया, तो जो सबसे बड़ा था वो डाल दिया। ग्रीडी प्रो आ गई ना अप्रोच इसमें। अब अगर वो पूरा फिट हो रहा है तो पूरा डाल दिया, अगर पूरा फिट नहीं हो रहा तो उसका फ्रैक्शनल जितना पार्ट फिट हो रहा है वो डाल दिया, ठीक है। तो ये इसका एल्गो है, सूडो कोड है सॉरी। तो इसमें ये लिख रहा है कि आइटम डॉट वैल्यू ऑपरेशन निकाल ली और फिर शॉर्ट कर दिया, और फिर उसके बाद इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये आपको समझ आ जाएगा, ये वही चीज़ सारी चीज़ें लिखनी है। अगर आप एग्जांपल समझ जाते हो तो आप सूडो कोड आराम से लिख लोगे। अब देखो एग्जांपल में क्या है, हमें वेट दे रखा है, नंबर ऑफ वेट्स, और ये कैपेसिटी दे रखी है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब हमारे पास 15 है, मतलब इतनी ही कैपेसिटी है उसकी। तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने पहले निकाल लिया वैल्यू बाई वेट रेशो, ठीक। तो पहले स्टेप तो यही था, PI/WI। तो 10/2, 7/7, ठीक है, 4 का ऐसे इन सब की रेशो निकाल ली, P/W की निकाल ली। फिर आप देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू ग्रीडी अप्रोच, तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, 6। तो मतलब जो P5 है, 5 वाले की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो पहले तो हम एक खाली नैपसैक बनाएंगे, ठीक है, 1 से 7 का, सब में 0 डाल देंगे। अब देखेंगे किसकी रेशियो सबसे ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट 5 की। तो ऑब्जेक्ट 5 का वेट कितना है ये देखेंगे। ऑब्जेक्ट 5 का वेट है 1, तो हम अपनी कैपेसिटी में से 1 रिमूव कर देंगे और उस नैपसैक में उसकी जगह 1 डाल देंगे। देखो 15 था, 15 में से 1 रिमूव कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 1 डाल रहे इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 था। यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू भी होती ना, जैसे 4 भी होता, तो ये यहाँ पे हम फिर भी 1 ही डालते। ये एक तरह से शो कर रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ डाल दिया है ना, कम्प्लीटली। तो ऑब्जेक्ट 5 ये अब कितनी कैपेसिटी बची, 14, और यहाँ पे हमने 5th पोजीशन पे 1 कर दिया शो करने के लिए। फिर देखो, फिर नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है, 6 हो गया। अब है 5, मतलब P1। तो P1 वाला देखेंगे अब P1 का वेट कितना है, 2, ठीक है। तो अब कैपेसिटी कितनी थी, 14 बची। तो 14 में से 2 माइनस कर दिया, और फिर 1 था ना ये नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट 1 की जगह भी 1 डाल दिया, ठीक है। और अब कैपेसिटी कितनी बच गई, 12। अब नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू है तुम्हारी 6th वाले की, और 6th वाले का वेट कितना है, 4, ठीक है, 4.5। अब देखो उसकी P6, 4.5 वाला चूज़ किया हमने, उसका वेट था 4। तो अब कैपेसिटी कितनी हो गई, 12 - 4, 8, और P6 की जगह कर दिया, मतलब X6 की जगह 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो इससे बड़ा है, इससे छोटा है सॉरी। अब है हमारे पास देखो P3 और P7 दोनों 3 हैं। तो अब हम लेते हैं P3, पहला वाला लेंगे ना। तो PW3 का वेट कितना है वो तो हमने देखा ही नहीं। देखो इसका वेट कितना था, 5, ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी बच रही है अभी हमारे पास बच रही है 8। तो 8 - 5 कर दिया, अब हमारे पास बचा 3, और हमने W3 की जगह भी कर दिया 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, 2 की सेम थी ना, तो अब हम चलेंगे P7 पे, और P7 का वेट कितना है, 1।
तो अब हमारे पास कितना बचा था, 3 बचा था। ठीक है, कैपेसिटी कितनी बची थी हमारी, 3। अब 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब बच की कैपेसिटी 2 और 3 वाले की जगह भी कर दिया 1। ये 7 वाला चूज़ किया था ना हमने, तो इसकी जगह भी कर दिया 1। अब देखो अब कौन सा है हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा है ये 1.6। ठीक है, और P2/4 W2 इसका है 3, इसका वेट तो 3 है। कैपेसिटी तो हमारे पास कितनी बची है, कैपेसिटी तो हमारे पास 2 ही बची है। तो अब यहाँ पे इंड्यूस होगा फ्रैक्शनल नैपसैक वाली प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमारे पास कैपेसिटी कम बची हो और वेट ज़्यादा हो, वेट हमारे पास क्या है 3 और कैपेसिटी हमारे पास है 2, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट उसको इन्वॉल्व कर देंगे यहाँ। तो कैपेसिटी अपॉन जो वेट है, तो 2/3 है ना, तो हम उसकी जगह सेकंड वाले मतलब जिसका था ये सेकंड था ना, तो उसकी जगह जो वो फ्रैक्शनल पार्ट आया उसको लिख देंगे। ठीक है, और यहीं आपका ये ख़त्म आ जाएगा। फिर हम लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न्ड फाइंड करके, और ये बहुत ज़रूरी है ये लिखना एंड में। ठीक है, तो जब हमारे पास कैपेसिटी फुल हो जाए तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटी अपॉन वेट। फिर क्या करना है, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट 1 इंटू X1, प्रॉफिट 2 इंटू X2, प्रॉफिट 3 इंटू X3, ऐसे करके। और प्रॉफिट हमारे यही हैं ऊपर वाले। ठीक है, P1 P2 P3 P4, तो P1 इंटू 1 ऐसे करके फाइंड करेंगे, P1 इंटू 1 5/2। ठीक है, ऐसे करके जो फाइनल वैल्यू है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका फ्रैक्शनल नैपसैक। ठीक है, अब देखते हैं हम डिजिक्स्त्रा एल्गोरिथम। ठीक है, तो डिजिक्स्त्रा एल्गोरिथम में क्या होता है कि कुछ इस डिजिक्स्त्रा एल्गोरिथम में से होता क्या है, तो वो भी एक तरह से वही है कि हम कैसे नेविगेट करें फर्स्ट से लास्ट वाली पे यूजिंग मिनिमम पाथ, है ना। तो ये आपका यूज़ होता है जैसे टेलीफोन कनेक्शंस वगैरह में यूज़ होता है, रूट्स में यूज़ होता है ना, मिनिमम पाथ स्टार्ट देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक हम स्टार्ट इंडेक्स लेते हैं, ठीक है, उसको इनिशियली 0 कर देते हैं और बाकी को इन्फिनिटी कर देते हैं, और फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मूले से हम मिनिमम वेट फाइंड करना चालू करते हैं उस इंडेक्स से। देखो आप क्वेश्चन समझो, एल्गो आप खुद बना के लिख दोगे और इसको रीड कर लेना एक बार, आपको आराम समझ आ जाएगी। जैसे लिखना है असाइन द डिस्टेंस टू ऑल अदर वर्टेक्सेस, अभी आपको समझ नहीं आएगी, देख लो फिर भी आप। पिक द मिनिमम डिस्टेंस, फिर मिनिमम डिस्टेंस पिक करना है, फिर उसको अपडेट करना है। क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको मिनिमम निकालना है कि हम कैसे किसी स्टार्टिंग से किसी नोड तक जाने का मिनिमम रास्ता। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सबको ऐसे लिख देते हैं सारे वर्टेक्सेस को 1 2 3 4 5, फिर एक स्टार्टिंग सोर्स चूज़ करते हैं, और जो सोर्स चूज़ करते हैं उसको लिखते हैं 0 और बाकी सबको कर देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो इसका क्या फॉर्मूला है, जैसे हमें जाना है I से J पे, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ J, इसका ओल्ड लेवल, कोमा ओल्ड लेवल ऑफ I और वेट ऑफ IJ फाइंड करेंगे। उसका जो मिनिमम आया वही वो उसका वो होगा कि 1 I से J जाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे 1 को ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 1 को ले रहे हैं ना 0, तो हम 1 से कहाँ जा सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं, 1 से 5 पे जा सकते हैं। तो इसमें तीनों पाथ का मिनिमम वेट निकालेंगे। कैसे, देखो W12 1 से 2 पे जाना है, तो यहाँ पे क्या है, ओल्ड मिनिमम ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ J, तो ओल्ड लेवल ऑफ J मतलब ओल्ड लेवल ऑफ 2, IJ लिखा है ना, तो J यहाँ पे हमारा क्या है 2, तो ओल्ड लेवल ऑफ 2 क्या है हमारा, इन्फिनिटी, इससे देखना है हमें। तो इन्फिनिटी फिर है इन्फिनिटी यहाँ हो गया। अब है ओल्ड लेवल ऑफ I क्या है हमारा 1, तो ये क्या है 0। ठीक है, अब वेट ऑफ IJ
तो वेट ऑफ आई जे देखेंगे हम यहाँ, तो 1 से 2 पे जाने का क्या है 10। तो क्या हो गया मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी, और 10 में से मिनिमम क्या हुआ 10, तो 1 और 2 का वेट कितना हो गया 10। ऐसे ही 1 और 4 देखेंगे। अब हमें जाना है 1 से 4, तो ओड लेवल ऑफ जे, मतलब जे का ओड लेवल क्या है इन्फिनिटी, कोमा ओड लेवल ऑफ आई क्या है 1 का ओड लेवल 0, और 1 से 4 पे जाने का क्या है 30। तो इन दोनों में मिनिमम क्या हुआ 30। ठीक है, अब 1 से 5 देखते हैं। 1 से 5 जाना है हमें, तो 1 से 5 मतलब आई है, जे यहाँ है, तो ओड लेवल ऑफ जे क्या है 5 का ओड लेवल क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, कोमा फिर ओड लेवल ऑफ आई क्या है हमारा यहाँ पे 1, इसका क्या है 0, और 1 से 5 अब क्या है वेट ऑफ आई जे। ठीक है, यहाँ पे क्या है वेट ऑफ आई जे, तो 1 से 5 जाने में कितना लग रहा है 100, तो इसमें मिनिमम क्या हुआ 100। तो जब 1 से सारे पाथ कंप्लीट हो जाएं फिर दोबारा से ये वाली टेबल बनाएंगे और उनको लिख देंगे अपडेट करके, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। तो 1 से 1 वाला अब हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने का कितना था 10, इन्फिनिटी को उसको मतलब अपडेट कर देंगे टेबल को। 1 से 4 पे 30 और 1 से 5 पे 100। ठीक है, जब हम यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो अब क्या करना है कि मिनिमम जो है इनमें से अब उसको देख के चलेंगे। तो इनमें से मिनिमम क्या है 2, तो 2 को यहाँ से हटा देंगे, मार्क कर देंगे एज विजिटेड, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे 2 से, तो 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम सिर्फ 3 पे जा सकते हैं और कोई है नहीं। तो हम निकालेंगे वेट ऑफ 2, 3। अब क्या करेगा मिनिमम ऑफ, पहले क्या है ओड लेवल ऑफ जे यहाँ पे क्या है हमारा 3, तो हम इसमें देखेंगे 3 का ओड लेवल क्या है इन्फिनिटी, मतलब लास्ट जो टेबल होती है ना उसी से देखते हैं, जो इस टेबल में हमने मार्क किया उसी से। जैसे इसमें हमने 1 के लिए निकाला था तो इसी से देखा, इसमें हम अब मिनिमम वाले के लिए दिखा रहे हैं तो इसी में देखेंगे। तो 2, 3, तो 3 का क्या है इन्फिनिटी लिख दिया। अब ओड लेवल ऑफ 2 मतलब आई क्या था 10 लिख दिया। अब वेट ऑफ आई जे मतलब 2 और 3 से, 2 से 3 जाने में कितना लग रहा है 50। तो अब इनमें मिनिमम क्या हुआ इन्फिनिटी या फिर 60, तो 60 हुआ। तो 2 से 3 में क्या हो गया 60। अब ये टेबल अपडेट कर दी और 2 तो मार्क कर ही दिया विजिटेड, तो अब हो गया 60, 30, 100। अब इसमें से फिर मिनिमम लेंगे। ठीक है, अब इनमें से मिनिमम क्या है 30, तो 4 से ज्वाइन कर देंगे और ये वेट लिख देंगे। अब देखेंगे 4 से, फिर तो 4 से हम देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 4 से हम जा सकते हैं 3 पे और 5 पे। ठीक है, तो 4, 5 निकालेंगे और 4, 3 निकालेंगे। ठीक है, तो 4, 3 कैसे निकालेंगे, वही मिनिमम ऑफ ओड लेवल ऑफ जे। तो ओड लेवल ऑफ जे क्या है हमारा 60, और फिर कोमा ओड लेवल ऑफ आई क्या है 4 का वाला 30 प्लस वेट ऑफ 4 से 3 जाने के लिए, तो 4 से 3 20। ठीक है, तो ये क्या आया मिनिमम आएगा इसका 60 और 50 में से क्या आएगा मिनिमम 50। ठीक है, तो 4 से 3 जाने में हमें 50 लग रहा है, मतलब 3 वाले को अपडेट कर देंगे एज 50, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था देखो 60 था, तो अब उससे मिनिमम मिल गया तो अब 50 हो गया। अब 4 और 5 में देखेंगे, तो देखो 4 से 5 जाना है अब, तो ओल्ड लेवल आई जे है ना ये, तो ओल्ड लेवल ऑफ 5 क्या है 100 लिख दिया, और ओल्ड लेवल ऑफ 4 का क्या है 30। अब 4 से 5 जाने में कितना कॉस्ट लग रहा है 4 से 5 में 60। ठीक है, तो 100 और 90 में से मिनिमम क्या हुआ 90, तो 4 से 5 वाले को अब अपडेट कर दिया, मतलब जो जे है ना वो ऐसे करते हैं, जैसे 4 तो हो गया, अब 5 वाले को अपडेट करेंगे पीछे वाले को, तो हो गया 90। ठीक है, अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है 3, तो अब 3 वाले को विजिट मार्क कर देंगे, इसमें ज्वाइन कर देंगे। 50 हटा दिया, मतलब 3 वाला हटा दिया। 3 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 से हम जा सकते हैं 5
पर बस। तो अब 3 to 5 देखेंगे, तो 3 to 5 में आ गया वही फॉर्मूला, मिनिमम ऑफ ऑड लेवल ऑफ जे। तो 5 का ऑड लेवल क्या था 90, कोमा ऑड लेवल ऑफ आई, ऑड लेवल ऑफ आई मतलब 3 का क्या है 50, ठीक है 3 का 50 है ये तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है हाँ ये 50 आ जाएगा, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 60 फिर, ठीक। तो देखो ओल्ड लेवल ऑफ 5 क्या हो गया हमारा 90, ऑफ ओल्ड लेवल ऑफ आई मतलब 50। तो 50 और फिर 3 से 5 जाने में कितना लग रहा है 10, तो ये हो गया 50 + 10 क्या हो गया हमारा 60, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया 60। अब एंड में इन सब को ऐड करके लिख देंगे, बस वही आपका फाइनल आंसर है। जैसे 30 + 10 + 20 + 10, तो मतलब कि ये जो मिनिमम आया वो एक बार लिख दिया, ये आप एंड में मेंशन कर देना, जो इस सब का आएगा फाइनल उसको लिख देना है सम करके, ठीक है बस। तो यहाँ पे आपका डिजिट्स तरह भी ख़त्म हो गया। तो इसमें मैंने इस वीडियो में जितने आपके पेपर में आने के चांसेस है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो सब कवर किए हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक ऐसा बच रहा हो जो कि आपकी स्पेशल डिमांड हो, जो आपको लग रहा होगी ये भी कराना चाहिए था, वो आप फ्रीली कमेंट्स में कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।